So let us talk about wave. What is a wave? So wave is nothing but a kind of a disturbance of the particles in a periodic manner. So in wave, the particles are arranged initially in normal state. It is in this manner. When an external force oscillation have started, so under this oscillation you can see the particles have started moving. So this will start moving up and again we will come down. But due to this bond, this disturbance gets transferred to this particle. So now this started moving, and similarly this is coming back now. So you can see this particle is doing SHM. Again this is again doing SHM, and this energy is being transferred to this and then transferred to this and then transferred to this. So in this way all the energies means transferring energy and momentum from one point to another without any actual transportation of matter. You can see that particle is not moving, shifting to this side, but it is only transferring its energy and momentum to this particle, and this is transferring its energy and momentum to this, and so on the it goes on. So if it is observed that the wave, it's specifically a kind of wave disturbance which is periodic in nature, it is created. So this kind, there is one type of disturbance, let it be this one in vertical direction, and another is in horizontal direction. So what happens when you drop a stone into a rested water, you can see the crippling of water surface. This disturbance caused in the water surface is nothing but a wave. It gets transferred. The whole water does not transfer, only the disturbance causes transferred over the surface of the water. यानी केवल वो सरफेस पे जो डिस्टर्बेंस हुआ, उस पॉइंट पे जो डिस्टर्बेंस हुआ, उस पॉइंट पे हमने डिस्टर्ब किया, और इस पॉइंट पे जो भी डिस्टर्बेंस था इसने आस पास के जितने भी पार्टिकल्स थे उस पर अपना डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये जिस हमने स्टोन फेंका, तो स्टोन फेंकने पर कुछ एनर्जी हमने ऑलरेडी स्पेंड की, कुछ वर्क डन किया, उस स्टोन को फेंका, वो एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब उस स्टोन में एनर्जी हमने ट्रांसफ़र की, और वो ट्रांसफ़र एनर्जी ले करके सरफेस ऑफ वाटर पे हिट करता है, और ये सरफेस ऑफ वाटर के पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिल गई जो हमने स्टोन को दी थी. और इस तरीके से वो पार्टिकल अपने सराउंडिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब सेंड करता चला जाएगा, और ये आगे वाले को, फिर आगे वाले को, फिर आगे वाले को, आगे वाले को, एंड सो ऑन. इन दिस transfer of energy will be going on and on until and unless the value of the transferred energy becomes negligibly small. So तब हमारा वेव क्रिएट हो गया. अब आपने देखा कि यहाँ पर एक वर्टिकल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस हो रहा है. दिस इज अप एंड डाउन एंड दिस इज टू एंड फ्रो. So one is known as transverse wave and another is known as longitudinal. So अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं. तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हुआ, एक पार्टिकल है, ये इसका मेन पोजीशन है या नॉर्मल लेवल. अब इसके किसी एम्पलीट्यूड पे ऊपर जाएगा और किसी एम्पलीट्यूड के नीचे आएगा. सो दिस इज नथिंग बट अ वेव. सो इन दिस पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. देखो अगर हम देखें कि पार्टिकल बस ऊपर और नीचे हो रहा है, लेकिन अगर विथ टाइम ऑब्जर्व करें, विथ टाइम, तो पहले टाइम पे ये था, तो हमने बात की थी ऑसिलेशन में. ऑसिलेशन में हम इसको समझ सकते थे सर्कुलर फ्रेम के मदद से. यहाँ पे पार्टिकल था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है विद टाइम, यहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गया, फिर वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में घटने लगी. सो दिस, फिर इस पॉइंट पर जब आया तो इस पॉइंट पर आ गया 0. अगेन इट इज़ गोइंग नाउ डाउनवर्ड्स.
मैक्सिमम पॉइंट, फिर अगेन, एंड सो ऑन द साइकिल गोज ऑन। तो इस तरीके से एक वेव एसएचएम में क्रिएट करता है। अब इसमें ध्यान देना कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, मतलब वेव का डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। ऐसे वेव का डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, पार्टिकल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है? ऐसा मीन्स वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, लेकिन पार्टिकल का मोशन उसके परपेंडिकुलर है। सो द particle is executing simple harmonic motion in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, तो इस तरह के वेव में, इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, इसमें ये सिंपल सा तरीका है, इसको ऐसे आप समझ लेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव के बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं, कब और किन कंडीशंस पे एक ट्रांसवर्स वेव बन जाती है। तो पहला क्या होना चाहिए? जो मीडियम है या जो सब्सटेंस है, मीडियम की अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, ये पार्टिकल पर डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्ब हुआ। अब इसने क्या किया, अपने डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफ़र कर दिया और वापस अपने पोजीशन पे चला आया। भाई इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज़ नथिंग बट द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट ड्यू टू विच इट कैन रीगेन इट्स शेप और साइज आफ्टर एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। सो यहाँ पर भी जब इसने डिस्टर्बेंस को यानी उस एक्सटर्नल फोर्स को, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अपने ओरिजिनल स्टेट पे, अपने नॉर्मल स्टेट पे वापस चला आया। तो ये मीडियम की इलास्टिसिटी हो गई। तो मीडियम को इलास्टिक होना चाहिए, तब वो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर पाएगा। ठीक है। दूसरा, उनके में इनर्शिया होना चाहिए, यानी कि उसको अपने स्टेट को मेंटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो जिस भी पोजीशन पे है, उस स्टेट को वो छोड़ना ना चाहे, उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलेंगे। ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए? मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। मिनिमम फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के बीच में आपस में मूवमेंट जब भी होगा, कोलिजन्स होंगे, तो जब कोलिजन्स होंगे, डिस्टर्बेंसेस होंगे। अब जैसे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, तो एक पार्टिकल आगे वाले को धक्का देगा, ये अपने आगे वाले को धक्का देगा। इस तरीके से कहीं पे ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और कहीं पे ज़्यादा दूर आ जाएंगे, फिर कहीं पे ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, फिर कहीं पे ज़्यादा दूर आ जाएंगे। तो इस तरीके से कहीं पे कंप्रेशन बनेगा, कहीं पे रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन कभी रेयरफेक्शन। जैसे इसमें वेव में क्या बन रहा था, इसमें क्रेस्ट बन रहा था और इसमें ट्रफ बन रहा था। फिर आगे क्रेस्ट बनेगा, फिर आगे ट्रफ बनेगा। तो अल्टरनेटली ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये मिनिमम फ्रिक्शन को की वजह से ही क्रिएट हो पाएगा। ठीक है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये डिस्टर्बेंस स्टेशनरी या लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएंगे। तुरंत अगर क्रिएट भी होंगे थोड़ी देर के लिए, तो इनका जो एग्जिस्टेंस होगा वो बहुत कम टाइम के लिए होगा, हुआ और ख़त्म। ठीक है। और मिनिमम फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, प्लस मीडियम में यूनिफॉर्म डेंसिटी भी होनी चाहिए। भाई कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी है, कहीं पे कम डेंसिटी है, तो वेव का मूवमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी अलग मिल रही है। कहीं पे ज़्यादा पार्टिकल मिल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डैम्पिंग होगी, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स की वजह से और धीमे हो जाएगी और तेज़ी से वो एनर्जी लूज़ करेगा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धक्का दे रहे हैं। ठीक। अगर फोर्स है और फोर्स इस पे लग रहा है, किसी सरफेस एरिया पे लगता है, भाई पार्टिकल्स का फोर्स किसी सरफेस एरिया पे लग रहा है, सो दैट
दैट इज़ द वे इट क्रिएट्स अ प्रेशर। तो इसलिए इसको प्रेशर वेव भी कहा जा सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, क्योंकि वो इस तरीके से चलता है, धक्का दे दे करके मीडियम को पुश करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, पुश करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या देखा अभी कि वेव ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल्स का भी मोशन पैरेलल है। ट्रांसवर्स में क्या था कि वेव ऐसे ट्रांसफ़र कर रही थी, ये जो है वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, लेकिन पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। सो इन दिस पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, यानी यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा, फिर मूव करेगा पीछे, धक्का दे के वापस आ जाएगा। धक्का दिया, नज़दीक हो गया, लेकिन ये वापस भी आ जाएगा जैसे ही आगे बढ़ेगा ये। सो इन दिस पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम along the same direction along which the wave is propagated। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे, ये नॉर्मल कंडीशंस थी, ये सारे पार्टिकल्स हैं। जब हमने इधर इसको धक्का दिया तो एक जगह कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, जहाँ पे क्लोज आ गए कंप्रेशन, जहाँ पे दूर हो गया रेयरफेक्शन। तो इस तरीके से अल्टरनेटली यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। अब एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन के बीच का एक वेव बनता है, या फिर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच एक और कंप्लीट वेव या कंप्लीट साइकिल मानी जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट एक वेवलेंथ हुआ, या एक कंप्लीट साइकिल हुआ, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ। तो ये दोनों ही चीज़ें वेवलेंथ को बताती हैं। तो एक वेव में आप क्या क्या देखते हैं? वेवलेंथ देखते हैं, यानी द वेव जितने डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम, या यूँ कहें कि एक वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया किसी टाइम में, ठीक है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन और ट्रफ। So this is the distance, the wavelength is nothing but the distance between two similar kind of phases और positions। तो क्रेस्ट क्रेस्ट दोनों पे पार्टिकल क्रेस्ट पे था, तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ ले ली गई, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ले ली गई वेवलेंथ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट अ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अब मान लो इस वेव को कंप्लीट होने में 4 सेकेंड लगे, तो इस वेव का टाइम पीरियड 4 सेकेंड हुआ, लेकिन इस वेव ने 1 सेकेंड में कितना पॉइंट कवर किया? सिर्फ इतना। तो इतनी इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई और इतना इसका वेवलेंथ हो गया, क्योंकि 1 सेकेंड में वो सिर्फ इतना ही चल पाया था। तो 1 सेकेंड की बात जब हम करेंगे, सिर्फ 1 सेकेंड की पर सेकेंड, तब उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अब अगर हम वेव लेंथ की बात करते हैं, यानी पूरे एक वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, हमने यहाँ पे एक वेव की बात की है। अब उसको पूरा होने में कई समय, कुछ भी समय लग सकता है, कोई भी टाइम लग सकता है, 4 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 5 दिन, 5 साल, कुछ भी। तो वो उसकी वेव हो गई, उसका वेव मतलब उसका टाइम पीरियड हो गया वो। लेकिन किसी वेव ने 1 सेकंड में कितना मूवमेंट शो किया, दैट इज नथिंग बट द फ्रिक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट साइकिल की बात करता है, और फ्रिक्वेंसी उसी साइकिल को कंप्लीट होने, मतलब वो साइकिल 1 सेकंड में कितना कंप्लीट हुआ इसके बारे में बात करता है। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो इसको न्यू से भी कहीं कहीं शो किया होता है, या फिर कहीं कहीं एफ से भी, एक ही चीज़ है। सो यहाँ पर बेसिकली हम न्यू, मतलब ये वी नहीं, ये वी होगी वेलोसिटी और ये न्यू, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी है और ये वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना।
सो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। अब अगर देखा जाए तो न्यू और टी आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएंगे 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर देखा जाए कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर यानी कि वेवलेंथ, एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और टाइम इज नथिंग बट द टाइम पीरियड टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट इट साइकिल। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए a/b था तो इसको a इंटू 1/b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t यहाँ से क्या निकला हमारा, न्यू। सो वेलोसिटी ऑफ वेव कैन बी रिटन एज लैम्डा न्यू। और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो, लैम्डा है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो वेव इज़ नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस ही है। यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ SHM करेगा अपने मीन पोजीशन के। अब ये यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरी हो, जो बात नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी कर सकता है और पैरेलल भी कर सकता है, लेकिन वो करेगा सिर्फ SHM, खुद मूव नहीं करेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बस वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इससे जो मैकेनिकल वेव क्रिएट होती है, मतलब जो मटेरियल मीडियम चाहिए जिसको, जैसे कि हमारा साउंड वेव, ये बिना मटेरियल मीडियम के आगे बढ़ ही नहीं सकता। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमारी लाइट, गामा रे, अल्फ़ा रे, ये सब जो रेज होती हैं, रेडियो वेव्स, एक्सरे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे, इन सबको मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनको मीडियम चाहिए ही नहीं, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। हाँ, मीडियम के अलग अलग, मतलब अलग अलग मीडियम के होने की वजह से इनकी स्पीड पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मीडियम नहीं है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि सबसे तेज़ी से जाएंगे। उस समय बिना मीडियम के, यानी ज़ीरो मीडियम के टाइम पर इनका स्पीड मैक्सिमम होगा, लाइट की स्पीड। लेकिन जैसे जैसे मीडियम बढ़ता जाएगा, डेंसिटी चेंज होती जाएगी, इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरीके का आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो कुछ वही केस है। अब तो जितना मटेरियल मीडियम अच्छा होगा, मैकेनिकल वेव उतनी ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे। यहाँ पे इसका उल्टा है, मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा मैकेनिकल वेव के लिए ट्रेवलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, फिलहाल आगे इसके बारे में समझेंगे हम लोग, मैकेनिकल वेव कैसे प्रोपेगेट करती है और क्या क्या असर इस पर होता है। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर देखा जाए भाई, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो वेलोसिटी इसकी हो वही वेलोसिटी इसकी भी हो, और अगर इस समय जो इसकी वेलोसिटी हो वही वेलोसिटी इसकी भी रही हो, क्योंकि इसने अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इसकी कम हो गई। फिर ये अगला ट्रांसफ़र करेगा, इसकी कम हो जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग कुछ पोजिशंस पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वेव की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो लगातार एक ही स्पीड, ये स्पीड ट्रांसफ़र होती जा रही है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकल तो कुछ लॉसेस होते ही हैं, लेकिन हम अगर आइडियली बात करें तो वेव एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, लेकिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? तो ये बेसिक्स थे वेव के, कि वेव क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक वेव की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वीडियो में कि ये कैसे, इसकी स्पीड क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।